A true solution is defined as a true solution is defined as a perfectly homogeneous mixture of two or more substances two or more substances having uniform properties throughout having uniform properties throughout and the may vary composition of which may vary, or you can say change, composition of which may vary within within certain limits within certain limits फिर से सुनिए क्या डेफिनेशन बोली हमने इसकी. A true solution is defined as a perfectly homogeneous mixture of two or more substances having uniform properties throughout and the composition of which may vary within certain limits. Or simply you can say solution is a homogeneous mixture whose composition can be varied within certain limits, and this is called true solution. अब देखिए होमोजेनस मिक्सचर बेटा आपको हम बता चुके हैं ना कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं. जितने भी सॉल्यूशंस है सभी के सभी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं. जितने भी सॉल्यूशन है वो सभी के सभी आपके होमोजेनस मिक्सचर होते हैं. और यहाँ पर ये जो दो आप कह रहे हैं कि दो सब्सटेंसेस होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको. जो हमने यहाँ पर कहा होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस होंगे ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे. ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होगी क्योंकि मिक्सर जब बनता है तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस ही बनाते हैं. और हमने डेफिनेशन में आपको यही बोला है होमोजेनस मिक्सर. तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कह दें. भाई मिक्सर है तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग ही है, सीधी सी बात है. और उनकी कंपोजिशन हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक चेंज कर सकते हैं. इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर हम ये कह दें कि आपको सॉल्यूशन बनाना है, आपको सॉल्यूशन शुगर लेना है और वाटर लेना है, दो कंपोनेंट लेने हैं आपको और आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप एक गिलास पानी में एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप चीनी उसमें डाल सकते हैं ना सॉल्यूशन बनाने के लिए. अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक चीनी से भरी हुई सैक लेंगे, एक बोरी लेंगे जो चीनी से फुल भरी हुई है और एक आधा गिलास पानी लेके उसमें आप उस चीनी को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे. ऐसा तो नहीं कर सकेंगे ना. जो कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम चेंज कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को. अब कंपोनेंट्स हम किनको कह रहे हैं? कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस बाय विच सॉल्यूशन इज मेड आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट्स किसको कह रहे हैं हम? जिनसे सॉल्यूशन मिलके बना हुआ है उसको कंपोनेंट्स कह रहे हैं. सपोज आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने पानी में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, आपने शुगर डाल दी, पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये सभी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से हो गए? सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और शुगर हो गई, और पानी हो गया. ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट हो गए. तो कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग है? द सब्सटेंसेस बाय विच solution is made are known as components of solution. उसको हम component of solution कहेंगे. अब solutions के अंदर जो होंगे बेटा वो दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और चार कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2, 3 और 4 कंपोनेंट्स. और उनको जनरली हम क्या बोल देंगे? अगर किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. अब कोई आपको ये कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हो जाएगा? BINARY. बाइनरी सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, या आपने शुगर को पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया. तो दो कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? दो कंपोनेंट से बनने वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. इसी तरह अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट तो उसको कहते हैं हम टर्नरी सॉल्यूशन.
TERNARY, उसको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया और उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें 3 कंपोनेंट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एक क्या आ गया इसके अंदर, वाटर। और इसी तरह अगर 4 कंपोनेंट होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी सॉल्यूशन हम कह देंगे। क्वाटनरी सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स, जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे, उसको हम क्वाटनरी सॉल्यूशन कह देंगे। जैसे शुगर हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया, तो 4 कंपोनेंट आपके पास हो गए हैं, शुगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटनरी ये हो सकते हैं। आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो हम स्टडी करते हैं वो जनरली किसकी करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की हम स्टडी करके चलते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरली इनकी स्टडी हम करके चलेंगे। क्लियर? और ये भी ध्यान रहे, होमोजेनियस मिक्सर हमने बोल दिया, तो ये होमोजेनियस मिक्सर में आपको पता है केवल एक सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज रहेगा, जो सॉल्यूशन होगा वो सिंगल फेज में होगा। जैसे आपने शुगर ली, शुगर लेकर के आपने पानी में डिसॉल्व कर दी, शुगर तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, लेकिन जो सॉल्यूशन बना है आपके पास वो कैसा बन गया, लिक्विड, एक सिंगल फेज में बनेगा। होमोजेनियस मिक्सर वही तो होते हैं, तभी हमने इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा है। और जब शुगर को आप पानी में डालते हैं तो उनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन को बना रहे हैं वो क्या होंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे। और सॉल्यूशन की कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ये ध्यान रखें, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, इनको ध्यान रखें। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉल्यूशंस के, यानी जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशंस के, कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का मतलब उसको रोटेट करके हाई स्पीड पे। All solutions are characterized by particular कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉल्यूशन की। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है, होमोजेनिटी, होमोजेनियस मिक्सर होगा। एब्सेंस ऑफ सेटलिंग, कि वो सेटल नहीं होंगे। अगर आपने शुगर लेकर के पानी में डिजोल्व कर दिया और उसको आपने रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो उसके अंदर शुगर सेटल डाउन नहीं होगी। तो क्या हो गया, होमोजेनिटी, एब्सेंस ऑफ सेटलिंग, the molecular or ionic state of subdivision of the components, the molecular or ionic state of subdivision of the components। अब जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, तो सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डालेंगे तो ओब्वियसली वो NaCl नहीं, वो आयंस की फॉर्म में चला जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और वो फिर उसमें हाइड्रेट होंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, तो हर एक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट्स। जैसा हमने बताया बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक आपके पास सॉल्यूट होगा। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक उसमें सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट, सॉल्वेंट। और अगर टर्नरी है तो क्या होगा, उसके अंदर एक सॉल्वेंट होगा और दो उसके अंदर सॉल्यूट आ जाएंगे। क्वाटनरी है तो क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा और 3 उसके अंदर सॉल्यूट आ जाएंगे। तो एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट्स। अब सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्यूट किसको कहते हैं? देखिए, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो जनरली बहुत सारी बुक्स ये लिखती हैं कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो होगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। बहुत सारी बुक्स ऐसा बोलती हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आप देखते हैं तो वहाँ जनरली यही लिखा जाता है कि सॉल्यूट जनरली हम किसको कह देते हैं, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट वो होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है।
बाइनरी सॉल्यूशन में, in binary solution the component which is present in more quantity is usually called the solvent and the other which is present in small quantity is called solute. उसको हम solute कहेंगे, जनरली ये कह देते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन यहाँ पर हम कह रहे हैं, अगर ये डेफिनेशन हम ले तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताइए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन में आपने क्या किया कि आपने 30% आपने शुगर ली और सपोज 70% आपने वाटर लिया और सॉल्यूशन बन गया आपके पास। तो इसके अंदर अब अगर ये डेफिनेशन हम लेके चले तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो शुगर क्या आ जाएगी, क्योंकि एक कम अमाउंट में है तो ये क्या हो गई, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हो गई। और जो वाटर है ये क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, ये आपके पास सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट आ गया। अब अगर एक सॉल्यूशन में ऐसा बनाता हूँ, सपोज उसके अंदर आपने क्या किया, 70% तो आपने शुगर ली और 30% आपने वाटर लिया, 30% आपने सपोज वाटर लिया। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर जनरली अगर इसमें कह के चलें तो क्या बनेगा, वो सिरप बन जाएगा ना, उसको अगर हम कहेंगे तो सिरप बनेगा, लिक्विड फॉर्म में सिरप बन जाएगा। अब इस केस में अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गए कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी सॉल्यूट and this should be solvent. But this is wrong. This is wrong. In this case also sugar is solute and water is solvent. Water is solvent. In this case also शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कम वाले को हमने क्या कहा था, सॉल्यूट, तो यहाँ तो इसको सॉल्यूट कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पर सही में अगर हम कहें, सही में अगर हम कहें तो सही क्या होगा, यहाँ पर जिस फेज में आपका सॉल्यूशन बनेगा उस फेज वाले कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहेंगे। यानी जिस फेज में आपका सॉल्यूशन बन रहा है उस फेज वाला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा। ये देखिए शुगर यहाँ किस में है, सॉलिड फेज में, वाटर किस में है, लिक्विड फेज में, और जो सिरप बना है ये किस में है, लिक्विड फेज में। तो जिस फेज में आपका सॉल्यूशन बना है उस फेज में जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपके पास ये बना है सॉल्यूशन, ये लिक्विड फेज में बना है और लिक्विड फेज में यहाँ पे वाटर है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस विच हैज द सेम स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। कीप इट इन माइंड। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर, क्योंकि बुक तो बहुत ज़्यादा ये लिख देती हैं कि जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा में है वो सॉल्वेंट। अगर ये एग्जाम्पल आपके पास आ गया तो आप क्या कहेंगे इस केस में। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ मैंने क्या बताई, सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस विच हैज़ द सेम स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख रहे हैं आपका लिक्विड है, तो यहाँ वाटर आपका लिक्विड है, तो ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन एनी और ऑल अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जनरली हम ये बोलते हैं फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वेयर द सॉल्युबिलिटी वेयर द लिक्विड is present in large excess over the solid. There is no ambiguity in these terms. जहां पर लिक्विड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वहां पर इस बेस पे हम डेफिनेशन दे सकते हैं, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको ये देखना है कि जिस फेज में सॉल्यूशन है वो फेज आपके
सॉल्वेंट का होगा, ये पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, for example, in a solution of alcohol and water, in a solution of alcohol and water, the substance present in large proportion by mass is called the solvent. अगर आपके पास दोनों लिक्विड हैं, मान लो अल्कोहल है और आपके पास वाटर है, पानी है, उस केस में हम किसको कहेंगे कि कौन सॉल्वेंट है? तो उस केस में किसको कहेंगे? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. But if both the liquids have the same masses in solution, in that case, if both the liquids have same masses in solution, in that case it becomes difficult to differentiate between solvent and solute. उस केस में difficult हो जाएगा हमारे लिए कहना कि कौन सा solvent है, कौन सा solute है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. इसके लिए एक बेटा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि किसी चीज़ को लेकर के लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो वही सॉल्यूशन होता है. ऐसा नहीं है. सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेटा दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों गैस भी हो सकते हैं. एक सॉलिड एक गैस भी हो सकता है, एक लिक्विड एक गैस भी हो सकता है, एक सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है. ऐसा नहीं है. आप जैसे ये देखिए, आप लोग जो ज्वेलरी बनवाते हैं तो ज्वेलरी में क्या होता है, ज्वेलरी के अंदर क्या होता है, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो गोल्ड के अंदर कॉपर को डालते हैं. और आप कोई अंगूठी पहने हुए हैं, क्या उस अंगूठी में आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ये गोल्ड है ये कॉपर है? नहीं बता सकते, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सर बन गया. अब उस केस में क्या है, कॉपर कम है और गोल्ड ज़्यादा है उस मिक्सर में, तो वहाँ पर हम उस सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, कॉपर आपका सॉल्यूट हो गया और जो आपका गोल्ड है वो आपका सॉल्वेंट हो गया. तो एक तो ये धारणा दिमाग से निकाल दें कि सॉल्यूशन मतलब ये होता है किसी चीज़ को उठा करके और केवल लिक्विड में डाल दिया वही सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनका कोई भी फेज हो सकता है. सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी फेज हो सकता है. ये पर्टिकुलर आप इसमें ध्यान रखें. अब इसमें कुछ डेफिनेशन और लेकर के चलते हैं हम सॉल्यूशंस के लिए. एक हम ये बोलते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इनका क्या मतलब होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखिए ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती कि हम ये कह दें कि ये डाइल्यूट ये कंसंट्रेटेड. ये कंपैरिजन होता है. सिंपल सी चीज़ ये समझें कि मान लो आपके पास यहाँ पर वाटर है, ये आपने वाटर लिया हुआ है, सेम अमाउंट लिया हुआ है. से हमने कह दिया यहाँ पर आपने इसमें 100 ml वाटर लिया हुआ है, इसमें आपने 100 ml वाटर लिया हुआ है. इसमें सपोज आपने क्या किया कि आपने इसके अंदर जो है 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दी और इसके अंदर सपोज आपने 7 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दी. एज्यूम करो कि इसमें 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की, इसमें 7 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की है. तो इस सॉल्यूशन को हम इसके कंपैरेटिवली डाइल्यूट कहेंगे और इसको कंसंट्रेटेड कहेंगे. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम है वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली कम हो और एक वो जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो. देखिए सिंपल से एग्जांपल हम लें, आप घर में शिकंजी बनाते हैं तो आप एक गिलास पानी में चीनी डालते हैं तो शुगर पानी में चलेगी, वो आपका सॉल्यूशन बन गया. एक आप लोग गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं, उसकी जो चाशनी होती है वहाँ भी क्या होता है, पानी के अंदर शुगर होती है, लेकिन वहाँ शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. और ये अगर हम लेकर के चले शिकंजी वाला तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है. So for a given solution, the amount of the solute dissolved in a unit volume of solution, or you can say unit amount of solvent, or you can say a particular amount of solvent. एक particular amount of solvent में वो कितना डाला है वो कहलाएगी, उसको हम बोल देते हैं concentration of the solute. A solution containing relatively high concentration of solute are called concentrated solution.
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, वाइल दोज ऑफ रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उनको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली कम है वो डाइल्यूट, और जिसमें ज़्यादा है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आप पढ़ते आ रहे हैं ना कि डाइल्यूट H2SO4, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने बोल दिया। तो ये ध्यान रखें, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज द concentration of solute, and the solutions which contain relatively high concentration of solute are called concentrated solution, and the solutions which contain relatively low concentration of solute are termed as dilute solutions. Next we are taking saturated, unsaturated, and supersaturated सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड या इसको मेटास्टेबल भी कहते हैं। मेटास्टेबल भी कहते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये पढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन पढ़ने से पहले एक टर्म्स पढ़ते हैं, उसको आप नोट करें, दैट इज सॉल्युबिलिटी। इस टर्म को नोट करें पहले, फिर हम वो लेकर के चलेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको नोट करें आप पहले। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी लिखें आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इसको नोट करें बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट यू कैन से, इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, dissolved in 100 gram of solvent, dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution, to form a saturated solution, to form a saturated solution at a given temperature, at a particular or you can say given temperature. This is called solubility. तो solubility हमने क्या बताया? Solubility of a substance may be defined as the amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent in order to make saturated solution at a particular temperature is called solubility. उसको हम solubility कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर आपके पास ये वाटर है, ये वाटर है, और वाटर सपोज आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और से दिस इज एट रूम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना, रूम टेम्परेचर पे मैंने कह दिया। अब इसके अंदर मैं डिजोल्व कर रहा हूँ शुगर, इसमें शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ मैं, इसमें शुगर डिजोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए एक स्टेज ऐसी आ जाएगी इसमें और शुगर पानी में डिजोल्व नहीं होगी, तो उस दौरान वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें आप 8, 9, 10th में पढ़ चुके हैं, ये वाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर सपोज जो आपके पास वाटर है, वो वाटर कितना लिया आपने? 100 ग्राम, और इसके अंदर आप शुगर डिजोल्व करते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ गई कि इस टेम्परेचर पे और शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस दौरान इसके अंदर जितनी शुगर गई है, सपोज वो शुगर चलेगी, सपोज उसको मैंने कह दिया x ग्राम शुगर चली गई, तो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कहलाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी x ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। x ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? x इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी x ग्राम। किसकी सॉल्युबिलिटी?
शुगर की, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हमने क्या ली है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent in order to make saturated solution at a given temperature or at a particular temperature। अब देखिए solubility के लिए यहाँ पर आपने क्या लिया, सॉल्यूट को किस में लिया है, ग्राम में, और यहाँ पर आपने सॉल्वेंट को भी किस में लिया है, ग्राम में। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये जो सॉल्युबिलिटी की टर्म है इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर मास सॉल्युबिलिटी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मास लिया है ना आपने, तो इसलिए इसको मास सॉल्युबिलिटी कह देते हैं या ग्राम सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। अब सपोज ये कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपको ये कह दिया कि जो 2 ग्राम आपके पास शुगर है, 2 ग्राम शुगर है, और ये डिजोल्व हो सकती है 20 ग्राम वाटर में सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एज्यूम करो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल बना लिया, in 20 gram of water we can dissolve 2 gram of sugar at RT in order to prepare it saturated solution। what is the solubility of sugar? तो शुगर की solubility निकालिए क्या होगी। तो देखिए solubility निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली ये भी ग्राम में, इनटू 100। ये कर दे तो ये क्या दे देगी आपको, सॉल्युबिलिटी दे देगी आपको, मास सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे कितना सॉल्यूट का कितना मास डिजोल्व हुआ, अगर ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करें तो 2 ग्राम कितने सॉल्वेंट में, 20 में, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपको क्या दे देगी, सॉल्युबिलिटी। किसमें, मास में। यूनिट क्या होगी, यहाँ पे सॉल्यूट का जो आपने मास लिया है वो ग्राम में लिया है, सॉल्वेंट का भी ग्राम में लिया है, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस आएगी। अब ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हम कब निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी हम उसे कहेंगे, हमें ये निकालना है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमें कहा है कि 2 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है 20 ग्राम सॉल्वेंट में, तो 20 ग्राम सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व हो गया, आपके पास सॉल्वेंट जो है वो है 20 ग्राम, 20 ग्राम में कितना डिजोल्व हो गया सॉल्यूट, 2 ग्राम। लेकिन हमें तो ये निकालना है कि 100 ग्राम में कितना होगा, सॉल्युबिलिटी तो वो है। तो 20 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है सॉल्यूट 2 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप, 100 ग्राम में कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 2/20 इंटू 100। यही तो करेंगे, यही तो करेंगे, और यही फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया सॉल्युबिलिटी का, तो ऐसे सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। अब देखिए ये भी कर सकते हैं, अब मान लो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हमने कहा है कि इसके x ग्राम 100 ग्राम में डिजोल्व हो गए। अब ज़रूरी है कि हम इसको मास में ही लेकर के चले सॉल्यूट को, हम सॉल्यूट को मास में लेके चलें, ज़रूरी थोड़ी है। अब यहाँ पे हमने ये कहा, थोड़ी देर के लिए यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ शुगर की सॉल्युबिलिटी जो है वो x ग्राम आई थी, ये आई थी इसकी सॉल्युबिलिटी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं मास की बजाय, कि सॉल्यूट के मास के बजाय सॉल्यूट के मोल्स ले लूँ, सॉल्यूट के मोल्स ले लूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी तो ले सकता हूँ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये भी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो x उसका वेट आया तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने 342 से, तो उसके क्या बन गए, मोल्स बन गए ना। ये तो आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे बनाते हैं, या मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही है। तो 100 ग्राम पानी में देखिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी शुगर डिजोल्व हो रही थी, x ग्राम डिजोल्व हो रही थी। तो इसकी बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ x ग्राम डिवाइड बाई 342, 342 क्या होता है शुगर का मॉलिक्यूलर मास, तो इतने मोल्स डिजोल्व हो गए। तो यहाँ पे मैंने किस में बता दी ये वाली सॉल्युबिलिटी, या मैंने मोल्स की फॉर्म में बता दी, ये भी दिया हो सकता है आपको कि मोल्स की फॉर्म में बता दें। अब कई बार क्या करते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, तो हम 100 ग्राम नहीं लेते हैं, जैसे पानी लेना आपको 100 ग्राम नहीं लेते, हम 1000 ग्राम ले लेते हैं, और 1000 पानी की जो डेंसिटी है वो जनरली 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं।
तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं सॉल्वेंट। और हम ये भी कह देते हैं सॉल्युबिलिटी कि कितने ग्राम, देखिए सॉल्युबिलिटी हम ये भी कह सकते हैं, ये भी आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस में निकाल रहे हैं। यहाँ आपने सॉल्वेंट कितना लिया था, इस केस में सॉल्वेंट आपने लिया था 100 ग्राम, तो सॉल्युबिलिटी आपने क्या निकाली, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में ली थी आपने, ग्राम में, किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। या आपने ये भी ली थी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अब उसका मास लेने के बजाय क्या ले लिए थे, उसके मोल्स ले लिए थे, ये भी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कि हम मोल्स ले लें कि कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कहलाएगी उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी। और अगर उसका मास ले रहे हैं कि मास कितना डिजोल्व हो रहा है, तो वो कहलाएगी उसकी मास सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे सॉल्वेंट 100 ग्राम की बजाय आपको ये भी मिल सकता है कि हम सॉल्वेंट यहाँ पर 1 लीटर ले लें, सॉल्वेंट 1 लीटर ले लें, ये भी मिल सकता है, ये भी कर सकते हैं हम सॉल्युबिलिटी के लिए कि सॉल्वेंट अब की बार 1 लीटर ले लें। तो अब की बार हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं ताकि सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाए गिवन टेम्परेचर पे। तो वो भी क्या आएगी, ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम सॉल्युबिलिटी, यही हो जाएगा। और यहाँ भी हम इसकी जगह मोल भी ले सकते हैं, मोल भी ले सकते हैं कि कितने मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर्टिकुलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो अगर आप सॉल्यूट का मास ले रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, मास सॉल्युबिलिटी, और अगर मोल ले रहे हैं तो क्या बोल देंगे, मोलर सॉल्युबिलिटी बोल देंगे, मोलर सॉल्युबिलिटी, MOLAR, मोलर सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। अब देखिए अगर आप निकाल रहे हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए, और इस केस में आप निकाल रहे हैं कि यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, तो इस केस में यूनिट क्या आ जाएगी, मोल, मोल पर लीटर, या डेसीमीटर क्यूब कर दूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी हो सकती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ जाएगी इसकी यूनिट, यही होगा। अब इसमें देखिए अगर ये कह दें हमें, बाई चांस ये कह दे कि आपके पास शुगर है, सपोज हमने ये कह दिया शुगर है, और शुगर के जो हैं एक्स मोल, एक्स मोल, एक्स मोल डिजोल्व हो रहे हैं शुगर के 0.5 लीटर पानी के अंदर, तो इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स मोल डिजोल्व हो रहे हैं 0.5 लीटर में, हमें तो वो निकालने जो 1 लीटर में डिजोल्व हो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो 1 लीटर के लिए आएगी। एक्स मोल डिजोल्व हो रहे हैं 0.5 लीटर में, और ये कहीं इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी निकाली, तो मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब हमें निकालना है कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितने मोल डिजोल्व हो रहे हैं। तो 0.5 में कितने डिजोल्व हो गए, एक्स मोल, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे वो आपको निकालना है। तो क्या आ जाएंगे, इससे डबल यानी 2x, तो 2x, और यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब, ये हम कर देंगे, ये भी हो जाएगा, राइट। और अगर ये कह दें कि x मोल जो है वो डिजोल्व हो रहे हैं, इसकी बजाय यूनिट में देख चेंज करने के लिए ये कह दें कि x मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो रहे हैं सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ml सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ पे क्या करें। अब देखिए इस केस में आपने ये कौन सा फार्मूला लगाया था, यहाँ तो आपने सिंपल फार्मूला लगाया कि ऊपर क्या लिया आपने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लिए आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपने क्या ली है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये लिए आपने, सॉल्वेंट की वॉल्यूम ली है, किस में ली है जी ये वॉल्यूम आपने, लीटर में, तो यही तो किया है आपने, यही तो किया है, यही निकाला आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। अगर मान लो आपको ये दिया हो 100 ml, ये मान लो ml में दे रखी हो, यहाँ पर ml में, ये अगर यहाँ पर आपको ml में दे रखी हो, ml में, तो फिर यहाँ आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो 1 लीटर सॉल्वेंट में निकालना है, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम ये लें x मोल प्रेजेंट है इतने ml में, तो हमें निकालना है 1 लीटर में कितने होंगे, तो पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या आ जाएगा,
1000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 1000 लीटर, यही कहेंगे हम, यही कहेंगे। एक्स मोल किस में प्रेजेंट है, इतने ml में, या मैं कहूँ इतने लीटर में, एक ही बात है, इतने लीटर में। अब यहाँ फार्मूला पुट कर लो, अगर लीटर लेते हैं तो मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या आ जाएंगे सॉल्यूट के मॉल्स, और नीचे क्या आ जाएंगे आपके पास, नीचे आ जाएगी सॉल्वेंट्स की वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्वेंट्स की किस में, लीटर में। तो ऊपर मोल्स आ गए, मोल्स कितने हैं एक्स, और वॉल्यूम कितनी आ गई लीटर में, 100 1000 था, ये यहाँ चला जाएगा। वही बात आ गई जो मैंने यहाँ बताई थी कि वॉल्यूम अगर आपको ml में देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, यूनिट वही रहेगी क्योंकि आपने लीटर बना लिया, तो यूनिट वही रहेगी, मॉल पर डेसीमीटर क्यूब या मॉल पर लीटर, वही रहेगी इसकी यूनिट। तो सॉल्युबिलिटी जो है, देखिए बुक में केवल एक डेफिनेशन लिख देते हैं, ये कह देते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। पर सॉल्युबिलिटी में आप जरूरी थोड़ी है सॉल्यूट के आप मास ही निकाल ले, मॉल्स भी निकाल सकते हैं, और ज़रूरी थोड़ी है कि सॉल्यूट के मास और मॉल्स आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में ही निकाल लें, 1 लीटर सॉल्वेंट में भी निकाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सीधी सी बात अगर यहाँ पे मैं कहूँ, कुछ भी ना कहूँ, तो मैं ये कह दूँ कि आपके पास जो सॉल्वेंट है, गिवन अमाउंट का सॉल्वेंट है, चाहे वो 100 ग्राम हो चाहे वो 1 लीटर हो, जो गिवन अमाउंट का आपके पास सॉल्वेंट है उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट या कितने मोल सॉल्यूट के हम डिजोल्व कर सकते हैं उसका सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी।